ऐसी डेथ हुई थी हीट स्ट्रोक की वजह से। तो आप किस किस को पता है हीट स्ट्रोक किस किस वजह से होता है या फिर उसका क्या क्या कारण है? मेन कारण तो ऑब्वियसली सूरज है, सूरज की किरणें हैं, सूरज का बढ़ता हुआ तापमान है, टेम्परेचर है। वो तो ही ऑब्वियसली वो तो सबसे पहला रीजन है। पर उसके बाद क्या क्या अलग रीजंस है हीट स्ट्रोक होने के, वो भी हम आज देखने वाले हैं, डिटेल में समझेंगे और इसके ऊपर उसको प्रिवेंट कैसे करना है वो हम देखने वाले हैं। तो हीट स्ट्रोक क्या है? एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है। हीट स्ट्रोक को अगर हम डिफाइन करें, उसका समझे अर्थ क्या है, तो वो एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे क्या होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है, यानी कि 104 ऊपर फैनराइट के ऊपर जाता है। तब होता है बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि फीवर, हाई ग्रेड फीवर आ जाता है उसकी वजह से। और वो जो फीवर आता है, जो भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो भी हमारे बॉडी में थर्मा रेगुलेशन होते हैं वो कम होने लगता है। उसकी वजह से ही स्ट्रोक बढ़ता है या फिर ही स्ट्रोक आता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। जब भी ये बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल के बाहर हो जाता है या फिर हाई हो जाता है, तब क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है, जो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट जो भी सर्कल चल रहा है हमारे बॉडी में, वो सब फेल हो जाता है। क्यों क्यों होता है ये हम आगे देखने वाले हैं। अभी सिर्फ ये है कि हीट स्ट्रोक क्या है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर चला जाना, यानी क्या होता है, हमको हाई ग्रेड फीवर हम बोल सकते हैं, ज्यादा स्वेटिंग आना। और एक टाइम के ऊपर ज्यादा स्वेटिंग आने के बाद हमारे बॉडी का फ्लूइड, यानी हम डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। और फिर हमारा, जब हम डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं, तब हमारा ऑर्गन्स है, हमारा जो मेन मेन ऑर्गन्स है, सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स है, यानी कि ब्रेन है, हार्ट है, किडनीज है, लीवर से, ये सब ऑर्गन्स ड्राई हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं और डायरेक्टली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसलिए हमने बहुत जगह सुना होगा या फिर देखा भी होगा कि हीट स्ट्रोक वजह से, हीट स्ट्रोक हुआ इसलिए उस वजह से उनकी जान चली गई। तो ये हीट स्ट्रोक है छोटा बहुत, पर इसका इफेक्ट हमारे पूरे लाइफ के ऊपर पड़ता है, हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता है, हमारे छोटे छोटे से ऑर्गन से लेके हमारे छोटे छोटे टिश्यूज सेल्स से लेके बड़े बड़े ऑर्गन तक इसका इफेक्ट होता है। तो हीट स्ट्रोक क्या है डिटेल में हम देखेंगे, उसका कॉजेस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। यस, मॉडर्न व्यू के हिसाब से इसकी पैथोलॉजी कैसे होती, मतलब ही स्ट्रोक कैसे होता है। हमें जैसे हमने बहुत सारे डिसीज की पैथोलॉजी देखी है कि ये खाने से ये डिसीज होता है, हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आ जाने की वजह से ये डिसीज होता है। पर ये हीट स्ट्रोक क्या है, एक कंडीशन है। पर ये कैसी कंडीशन है, इमरजेंसी सीरियस कंडीशन है। तो नॉर्मली क्या होता है, मैं अब पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे हम कि कैसे हीट स्ट्रोक आता है हमें या फिर कैसे वो होता है, क्या क्या इसमें ऑर्गन्स फेल्यूर होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, और कैसे होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, बॉडी को स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी क्या करती है, हीट को कंट्रोल करती है, बॉडी हीट को कंट्रोल करती है। अगर गर्मी हो गई तो हमें ऑब्वियसली स्वेटिंग आने लगती है, तो ये नॉर्मल होता है। पर क्या होता है, जब भी ये हीट ज्यादा बढ़ती है, हीट एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है, एक्सेस हीट हो जाती है, तब क्या होता है, स्वेटिंग ज्यादा आने लगती है, हमें बहुत पसीना आने लगता है। और एक टाइम के बाद क्या होता है, हमें डिहाइड्रेशन होने लगता है, यानी शरीर का जो अंदर का बॉडी का पानी बोलते हैं, हम उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, वो कम होने लगता है। और वो कम हो जाने के बाद एक टाइम पे हमें स्वेटिंग भी आना बंद हो जाती है और फीवर आ जाता है, यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हमें क्या लगता है, किस चीज वजह से फीवर आया है, हमने इधर उधर का पानी पिया होगा या फिर खाया पिया होगा। तो ऐसा नहीं है, हम धूप से आने जाने के बाद घर पे आती है तो अचानक से हमें बहुत गर्मी लग जाती है, एक टाइम के बाद गर्मी कम होने लगती है और हमें बहुत सारा क्या बोलते हैं ना, प्यास लगती है, पानी पीने की इच्छा होती है, पानी पीने के बाद भी हमें वो प्यास बुझती नहीं है। और धीरे धीरे हमें मूर्छा आना, गिडीनेस यानी चक्कर वगैरह आना और हम फेंट हो जाते हैं। ये क्यों होता है, ये हीट स्ट्रोक की वजह से होता है, ये उसके प्राइमरी सिम्टम्स है। ये हम आगे देखने वाले हैं डिटेल में, पर ये जस्ट एक साइकिल है या फिर एक प्रोसेस है कि कैसे होता है हीट स्ट्रोक। तो बॉडी का फ्लूइड है, यानी कि जो भी अंदर की बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स है, मिनरल्स है, वो स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकलते हैं पूरी तरह से। और एक टाइम पे क्या हो जाता है, हमारा बॉडी का कोर टेम्परेचर यानी
हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का जो टेम्परेचर है बॉडी मेंटेन करती है, वो एक टाइम पे वो मेंटेन करना छोड़ देता है, वो इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर। तो इसमें कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो ब्रेन आता है, हार्ट आता है, किडनीज आती है, लीवर्स आते हैं, जो भी बड़े बड़े ऑर्गन्स हमारे बॉडी को रेगुलेट करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बनाते हैं, उसमें दिक्कतें आती है, उसका कोर टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उसकी वजह से हीट स्ट्रोक होता है, हमारे ऑर्गन फेलियर होते हैं, हमारा हार्ट फेल होता है, ब्रेन फेलियर होता है, क्योंकि ब्रेन तो सबका बोलते हैं ना, ब्रेन है तो वो सबको हैंडल करता है, सबको फंक्शंस देता है, सबको क्या बोलते हैं हम उसको, सबको ये देता है, ऑर्डर्स देता है। तो ये ब्रेन ही है जो ब्रेन के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करता है, ब्रेन का पूरा फंक्शन डिस्टर्ब करता है, ब्रेन को फेल करता है, उसकी वजह से सनस्ट्रोक डायरेक्टली होता है और यहाँ पे डेड हो जाती है, क्योंकि ब्रेन का फंक्शन बंद हो गया तो डेफिनेटली हमारे पूरे बॉडी का फंक्शन बंद हो जाता है। ये बस कॉमन है, पर इसका इफेक्ट मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, पर कैसे कंट्रोल करना है ये हम अभी आगे देखेंगे। पर ये पहली बार है कि हीट स्ट्रोक जब होता है तब सबसे पहला उसका असर हमारे ब्रेन के ऊपर होता है, ब्रेन के बाद एक एक ऑर्गन के ऊपर होता है, और फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में जाते हैं हम, और हीट स्ट्रोक बैठता है, यानी डायरेक्टली ऑन द स्पॉट हम वहां पे मर जाते हैं। वो 1 या 2 मिनट का ही काम है ये सब होने के लिए प्रोसेस, पर उसका जो एक्सप्लोजर होता है, यानी कि हीट हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ने का सिम्टम्स हमें बहुत पहले, यानी कि 1 घंटा 2 घंटा ये पहले ही हो जाता है। तो ये 2 घंटे वाला टाइम या 1 घंटे वाला जो टाइम है, उस टाइम पे हम इस हीट स्ट्रोक को, यानी हमारे ब्रेन को डेड होने से, ऑर्गन को डेड होने से हम उसको बचा सकते हैं। तो ये कैसे बचा सकते हैं हम आगे देखेंगे, उसका प्रिवेंशन देखेंगे, उसका क्योरिटी देखेंगे, और इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं वो भी हम सब देखने वाले हैं। और इसको सबसे पहले वो सब जानने के लिए, प्रिवेंशन सबसे क्या कैसे करना है वो सब जानने के लिए हमें पहले क्या समझना पड़ता है, पैथोफिजियोलॉजी की, हीट स्ट्रोक कैसे बैठता है। अभी आपको ये तो समझ में आ गया ना ये प्रोसेस कैसी है। अगर एक्सप्लोजर, हीट का एक्सप्लोजर ज्यादा हो गया, हमको ज्यादा पसीना आने की वजह से हमें प्यास लगने लगी, पानी भी पिया तो भी हमारी प्यास नहीं बुझ रही है, और एक टाइम पे क्या हो जाता है, पसीना आना कम हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है, हमारे ऑर्गन्स का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, या फिर एक टाइम पे वो बहुत बढ़ जाता है और हमारे ब्रेन का जो फंक्शन है उसको बंद कर देता है। तो डायरेक्टली क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स, ब्रेन, हमारे ऑर्गन्स डेड हो जाते हैं, उसमें ब्रेन डेड, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर ये सब आ जाता है, और स्ट्रोक बैठता है, उसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक। ये बात समझ में आ गई तो ही हमें समझ में आने वाला है प्रिवेंशन, उसको कैसे क्योर करे, उसका कैसे ध्यान रखे, हीट स्ट्रोक से कैसे बचाना है, ये हमें आगे की स्लाइड में मतलब हम देखने वाले हैं आगे आगे। तो ये हो गया मॉडर्न की तरह से कि हीट स्ट्रोक कैसे बैठता है। अब हम देखेंगे आयुर्वेद व्यू में इसको कैसे समझाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, आयुर्वेद व्यू में अगर हम देखेंगे तो आयुर्वेद व्यू में हीट स्ट्रोक को क्या बोला है, आताप सेवन जन्य व्याधि। आताप सेवन जन्य व्याधि यानी क्या है, कि सूर्य यानी सूरज की धूप की वजह से होने वाली, सिर्फ नॉर्मल धूप नहीं, वो ज्यादा जब कड़ी धूप रहती है उसमें, अगर वो जो 12 और 4 का बजे का जो टाइम रहता है उस टाइम सूरज बहुत तपता है, तो वो वाले टाइम पे या फिर दिन भर में कभी भी सूरज रहता है उस टाइम पे अगर हम सूरज की किरणों में, सूरज के नीचे ज्यादा टाइम तक रहते हैं, उसके वजह से उसकी वजह से हमारे बॉडी के ऊपर असर होता है। जो भी मैंने पैथोफिजियोलॉजी बताई थी कि धूप हीट एक्सप्लोजर, यानी सूरज के सामने बैठने, मतलब सूरज के नीचे काम करने की वजह से, सूरज के कांटेक्ट में ज्यादा आने की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाती है बॉडी की। ये जो है आताप सेवन जन्य उसको बोलते हैं। आताप यानी क्या, सूरज की धूप, सूरज की किरणें। तो आयुर्वेद में क्या बताया है, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, जब भी हीट बढ़ती है तो ऑब्वियसली उस टाइम क्या आने वाला है, हमने त्रिदोष पढ़े हैं बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा में। कौन से त्रिदोष है, वात पित्त और कफ। तो पित्त सबसे ज्यादा कब बढ़ता है, जब हमारी बॉडी की हीट बढ़ती है। पित्त का काम ही है हीट, मतलब पित्त और हीट एक रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हीट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पित्त बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा इसमें जो आयुर्वेद के हिसाब से जो भी दोष इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं पित्त दोष। पित्त दोष बढ़ जाता है, यानी क्या होता है, हमारा फायर
और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो बहुत बढ़ जाती है, इसलिए हमें ज्यादा पसीना आने लगता है। और पसीना क्यों आता है? क्योंकि हमारे बॉडी फ्लूइड्स है वो बाहर निकलते हैं स्वेटिंग के थ्रू। तो ये जो हीट एक्सप्लोजर है यानी कि आतप सेवन है, आयुर्वेद के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाता है, मेनली क्या होता है, जो रस धातु है हमारे, हम आपको सभी को पता है कि सप्त धातु से बने हुए हमारे सारी शरीर के ऑर्गन्स है। हाँ, और एक एक बॉडी का पार्ट बना हुआ है। जो सप्त धातु है वो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, उसको स्ट्रेंथ देते हैं, उसको बनाते हैं, जैसे कि अस्थि धातु बनाते हैं, रस धातु हमें मसल्स और ये सब इसके लिए काम करते हैं। तो जो रस धातु है वो क्या करता है, हमारे बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करता है। अगर सबसे पहला धातु कौन सा है, रस धातु है। तो जो ये रस धातु है वो हीट की वजह से क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, उस रस धातु का क्षय हो जाता है। और इस क्षय हो जाने की वजह से क्या होता है, हमें डिहाइड्रेशन बढ़ता है हमारा। और डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है तब हमारे बॉडी पे ऊपर हमें बर्निंग सेंसेशन यानी जलन, दाह बोलते हैं उसे हम, दाह यानी क्या होना, बर्निंग होना हमारे शरीर के ऊपर, हमारे स्किन के ऊपर। फिर हमें स्किन रैशेस होना, ये सब छोटी छोटी इसकी क्या है, सिम्टम्स है आतप सेवन की वजह से, यानी हीट एक्सप्लोजर की वजह से, सन एक्सप्लोजर की वजह से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, तो इसका जैसे मैंने बोला पैथोफिजियोलॉजी मॉडर्न के हिसाब से, वैसे ही सेम आयुर्वेद के हिसाब से ही बताई गई है। पर यहाँ पे पित्त का उल्लेख की उन्होंने किया है कि क्या होता है, पित्त बढ़ जाता है जब हम आतप सेवन करते हैं। आतप सेवन यानी सन एक्सप्लोजर, हीट एक्सप्लोजर। तब क्या होता है, पित्त ऑब्वियसली उससे बढ़ने वाला है, पित्त बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली क्या होता है, जो रस धातु है उसका क्षय हो जाता है, क्योंकि पित्त बढ़ जाने की वजह से हमारे बॉडी की फ्लूइड्स जो भी है स्वेटिंग की वजह से, स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकलते हैं। और एक टाइम हो जाता है जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ता है तो ये रस धातु का क्षय हो जाता है। रस धातु का क्षय हो जाना यानी क्या है, आपको तो पता है वो सीक्वेंस, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और उसका ये सब रस मतलब ये सप्त धातु का जो सार है उसको बोला गया है ओज। तो ये सब जो है वो जैसे एक लाइन में बढ़ता है वैसे एक लाइन से घटता है। तो रस धातु कब क्षय हो जाता है, सबसे पहले क्या होता है, ओज का क्षय होता है, फिर शुक्र का, ऐसे रिवर्स आता है। तब आता है पहला वाला यानी रस धातु का क्षय। मतलब जब हीट एक्सप्लोजर हमारी ज्यादा हो जाती है तब पूरा जो सप्त धातु है और जो सप्त धातु का सार जिसको हम ओजस बोलते हैं, ये सब का क्षय हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, फिर सबका क्षय हो गया तो क्या हो गया है, जो हमारी अग्नि है उसका भी दृष्टि हो जाती है। और फिर हमें डिहाइड्रेशन होने लगता है, प्यास लगती है, कितना भी पानी पीऊं फिर भी हमारी वो प्यास बुझती नहीं, हमें वीकनेस आ जाती है, हमें चक्कर आना लगता है, और एक टाइम के बाद हम कोलैप्स हो जाते हैं यानी गिर जाते हैं चक्कर आने की वजह से। तो ये हो गई पूरी हीट एक्सप्लोजर की वजह से, सनस्ट्रोक की वजह से हमारे बॉडी में होने वाली हीट स्ट्रोक की साइकिल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, जैसे मैंने बोला कि हीट स्ट्रोक में सबसे ज्यादा जो भी दोष इन्वॉल्व है तो वो है पित्त दोष, यानी जो है मेन दोष। क्योंकि पित्त बढ़ रहा है ताकि हम हीट बढ़ रही है, इसकी वजह से हमारे शरीर में पित्त बढ़ रहा है। पर पित्त बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, हमें ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है, हमारे शरीर में बर्निंग सेंसेशन हो रहे है, दाह हो रहा है। और बहुत हीट की वजह से हमारे जो वात दोष है वो क्या हो रहा है, हीट की वजह से तो स्वेटिंग आ रही है, पर वात दोष की वजह से क्या हो रहा है, जो एक्सेस हीट है वो स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकल रही है। पर जब उसमें वात वात दोष का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो एक टाइम पे स्वेटिंग बंद हो जाने लगती है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है। और जब वात दोष का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तब वो ड्राइनेस आ जाती है हमारे शरीर में। तो तभी हमें क्या होता है, प्यास लगने लगती है, हम कितना भी पानी पिए फिर भी हमारी प्यास नहीं बुझती। तो ये हो गया वात दोष का इन्वॉल्वमेंट। फिर होता है कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट। इनमें क्या हो जाता है, अगर हम खड़े भी रहेंगे तो भी हमारे हमारे शरीर में ताकत नहीं रहती, हमें चक्कर आने लगती है, पूरा ऐसा लेजीनेस आना लगता है, या फिर हम तुरंत कोलैप्स हो जाते हैं या फिर गिर जाते हैं। यानी क्या है, हीट स्ट्रोक में कौन से दोषों का इन्वॉल्वमेंट है,
सबसे पहले तो है पित्त का, फिर उसके बाद आता है वात का, और फिर आता है कफ का। यानी हीट स्ट्रोक में ये त्रिदोष जो आयुर्वेद के हिसाब से बताए गए त्रिदोष है, ये तीनों दोषों का क्षय होना, दृष्टि होना, उसकी वजह से होता है हीट स्ट्रोक। तो क्या होता है, हीट भी बढ़ती है, ड्राइनेस भी आता है, और हमारे शरीर का जो भी ओजस है, यानी जिसको हम या फिर लाइफ भी बोल सकते हैं उस ओजस को, तो वो सब क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और उसकी वजह से हमें सनस्ट्रोक बैठता है। यानी हमें जो हमारा मेन ऑर्गन है, ब्रेन, हार्ट एंड किडनीज, ये सब के ऊपर उसका असर होता है, वो फेल हो जाते हैं, और हम क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। ये कंडीशन जितना हम जल्दी हमें समझ में आ जाएगी तो उसको हम क्योर भी कर सकते हैं, पर अगर उसमें डिले हो गया तो डायरेक्टली क्या हो जाता है, डेथ भी हो जाती है, हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अभी कॉजेस देखते हैं, यानी कि क्यों होता है सनस्ट्रोक और किस किस वजह से होता है सनस्ट्रोक, इसके पीछे की रीजंस क्या है। तो जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कॉजेस ऑब्वियसली हर डिसीज में रहते हैं। तो हीट स्ट्रोक की जो कंडीशन है उसमें भी दो प्रकार के कॉजेस है, एक तो है एक्सटर्नल कॉजेस और दूसरा है इंटरनल कॉजेस। तो मुझे बस आप ये बताइए कि आपने कभी देखा होगा या फिर कहीं पे सुना होगा, या फिर आपके सामने भी किसी को ये जो सनस्ट्रोक का प्रॉब्लम है आपने सुना होगा उनके बारे में, ऐसा कभी देखा है आपने? देखा होगा तो थंब करिए या फिर मैसेज टाइप करिए। यस, ये बहुत कॉमन कंडीशन है, और उसको प्रिवेंट करना भी उतना ही इजी है। एक्सटर्नल कॉजेस क्या है, ऑब्वियसली डायरेक्टली सनलाइट के अंदर काम करना, मतलब डायरेक्टली सनराइज के नीचे, सनलाइट के नीचे काम करना, या फिर उसके कांटेक्ट में ज्यादा आना, हॉट एनवायरनमेंट, यानी जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है, उस टाइम पे ज्यादा एक्सर्शन करना, या फिर ज्यादा एक्सरसाइज करना, ये सब उसके कॉजेस हो गए हैं। और इंटरनल कॉजेस क्या है, जैसे कि हमने देखा हीट स्ट्रोक की वजह से क्या होने वाला है, ऑब्वियसली पित्त बढ़ने वाला है। तो हम क्या करते हैं, पित्त बढ़ाने वाले जो चीजें हैं उसको ज्यादा सेवन करते हैं, उसको ज्यादा खाते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है, अल्कोहल और कैफाइन्स। तो ये जो चीजें हैं, या फिर चाय भी होती है, और क्या है, और दूसरा क्या है, जो सबसे ज्यादा मसाले वाला खाना, वो भी है इसमें। तो ये जो है इंटरनल कॉजेस। और दूसरा और सबसे मेन कॉज कौन सा है कि हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। जब भी हमें प्यास लगती है हम पानी नहीं पीते, या फिर भूल जाते हैं। तो ऐसे भूलने की वजह से या फिर ना पानी पीने की वजह से क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो जब हम शरीर को पानी चाहिए तब हम पानी नहीं देते उसको, तो क्या होता है, जो इनर इंटरनल हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं बॉडी में, जो कि हमारे इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स को मेंटेन करते हैं, उसका कोर मेंटेन करते हैं, यानी यानी कि जो भी मिनरल्स है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तो ये यूज होना चालू हो जाता है फिर, क्योंकि ऊपर वाला पानी नहीं मिलता हमें, तो ये शरीर का अंदर वाला जो मिनरल्स है वो बॉडी यूज करने लगती है, और फिर उसका क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है, और उसकी वजह से हमें क्या होता है, सनस्ट्रोक बैठता है। क्योंकि उस टाइम पे हम पानी ही नहीं पी रहे, हाइड्रेट ही नहीं रहे, हाइड्रेट ही नहीं रख रहे हैं हमारे बॉडी को, तो क्या होगा, डेफिनेटली ये सब ऑर्गन्स है वो इंटरनल जो मिनरल्स है उसको, मैम थोड़ा थोड़ा करके बताइए, ओके, धीरे धीरे से बताती हूँ। डिहाइड्रेशन में क्या हो जाता है, हमें प्यास लगती है पर हमें क्या करते हो, उसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में जो इंटरनल मिनरल्स रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं उसको, जो कि मिनरल्स रहते हैं उसमें पोटेशियम रहता है, सोडियम रहता है, और कैल्शियम रहता है। तो ये यूज होना शुरू होता है, हमारा बॉडी वो यूज करते हैं। फिर एक तो उसका एक्सेस यूज होता है या फिर लो यूज होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स जो है वो फेल हो जाते हैं, उनको हाइड्रेशन नहीं मिलता, हमारा पूरा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, और ब्रेन को भी डिहाइड्रेट हो, मतलब ब्रेन भी डिहाइड्रेट होने लगता है, क्योंकि सबसे मेन ऑर्गन तो ब्रेन ही, यानी सभी है वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ब्रेन काम करेगा तो हार्ट काम करेगा, हार्ट काम करेगा तो किडनी काम करेगी, ये सब ऑर्गन एक के ऊपर एक डिपेंड है। तो ब्रेन फेल हो गया तो यानी क्या हो गया, पूरा बॉडी फेल हो जाता है। बाद में आपने सुना होगा ब्रेन डेड, ऐसा कुछ तो नाम, या फिर हीट स्ट्रोक आने की वजह से उसका ब्रेन डेड हो गया। तो आपने या फिर बच्चों में भी देखा होगा कि
उनको अगर टेम्परेचर आता है एक 104 या फिर उनको 100 के ऊपर जब फीवर आ जाता है, तब डॉक्टर क्या बोलते हैं, उनको उसको ऑब्जर्व करो, कहीं उसको फीट नहीं आ रहे, कहीं उसको सीजर्स नहीं आ रहे। तो वो क्यों होता है? इसकी वजह से ही होता है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, वो इंटरनल टेम्परेचर, जो कोर टेम्परेचर होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का, वो इम्बैलेंस हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, स्वेटिंग हमें आने नहीं लगती। आपने देखा होगा, जब भी हमें फीवर आता है तब हमें कभी भी स्वेटिंग नहीं आती। हम गोली लेंगे, तब उसके बाद 1-2 घंटे के बाद हमें फीवर होता है, तो हम क्या बोलते हैं, मतलब स्वेटिंग होती है, तो हम क्या बोलते हैं, अभी पसीना आ गया तो फीवर कम होने लगता है। तो ये क्यों होता है? ये हमारी बॉडी की हीट स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकलती है। हम्म? तो ये बहुत कॉमन प्रोसेस है, ये हमने सबने डे टू डे लाइफ में, या फिर कहीं ना किसी के घर में हमने सबको, या फिर खुद के ऊपर भी हमने ये महसूस किया होगा कि बहुत टाइम के बाद हमें गर्मी हो जाती लगती है, फिर बाद में फीवर आता है, और फीवर आने के बाद हमें स्वेटिंग नहीं होती। तो ये होता है डिहाइड्रेशन की वजह से। इंटरनल कॉज जो है डिहाइड्रेशन, ये सबसे मेन कॉज है। फिर आता है अल्कोहल और कॉफी, कैफीन ज्यादा पीने की वजह से या ज्यादा लेने की वजह से, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका नेचर हीट है, यानी पित्त है, वो क्या करता है, पित्त बढ़ाता है, हीट बढ़ाता है। और फिर आता है ओवर एक्सर्शन। ओवर एक्सर्शन में क्या होता है, हमें गर्मी के मौसम में, आपने अगर देखा होगा दिनचर्या, हम आपने अगर सुनी होगी या फिर आपने कहीं पढ़ा होगा, तो दिनचर्या में क्या बोला बताया है, हर एक ऋतु का अलग अलग दिनचर्या बताया गया है। अब ये समर सीजन है, तो समर सीजन का भी ऋतुचर्या अलग है। उसमें क्या बताया गया है, डेली व्यायाम करना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, पर वो एक्सरसाइज है वो हल्के हल्के, यानी कम थकने वाली एक्सरसाइज करनी है। आपने अगर आपने रिसेंटली सुना होगा कि लोग जिम में जाने की वजह से, जिम में एक्सरसाइज करने की वजह से भी उनको स्ट्रोक आया था, और वो डायरेक्टली वहां पे गुजर गए हैं। तो ये उसकी वजह से हुआ, क्या हुआ है, उनको ओवर एक्सर्शन हुआ है। मतलब उसके अलग भी बहुत कारण है, पर ये भी एक उसका कारण है। तो ये क्या होता है, ओवर एक्सर्शन की वजह से क्या होता है, वही सेम, इसका एक ही कंडीशन है, ज्यादा पसीना आना, और बॉडी का जो फ्लूइड है वो कम होना, इंक्रीज होना। इंक्रीज होना यानी इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होना, एक तो वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, और एक तो ज्यादा वो कम हो जाते हैं। इम्बैलेंस होना, उसकी वजह से क्या होता है, डायरेक्टली ऑर्गन्स जो है वो फेल हो जाते हैं। तो ये ओवर एक्सर्शन है, ये भी इसका मेन कारण है हीट स्ट्रोक का। और एक्सटर्नल कॉजेस में आते हैं फिर से, क्योंकि ये भी बहुत मतलब क्या है, हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं। एक तो हम डायरेक्टली सनलाइट में, कोई कोई तो जाता है क्योंकि उनको काम करना रहता है, इसलिए वो तो जाता है। पर जिनको नहीं जाना है, वो जो घर पे बैठे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी वेंटिलेशन अच्छा नहीं रहता घर का। एक तो खिड़की अच्छी तरह से मतलब किसी किसी को पसंद होता है, किसी किसी को नहीं होता है। अच्छी वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। अगर पुअर वेंटिलेशन रह गया, या फिर हमने तो गर्मी के मौसम में खिड़कियां वगैरह क्लोज करके रखी, बाहर की हवा अच्छी तरह से, फ्रेश हवा है, उसको नहीं आने दिया, तो क्या होता है, पुअर वेंटिलेशन की वजह से भी हमें अच्छा महसूस नहीं होता, हमारा दम घुटने लगता है। आपने ये महसूस किया हुआ होगा, जब भी हम दरवाजे खिड़कियां बंद करते हैं रूम का, तो कुछ टाइम के बाद हमें बहुत ऐसे अनईजी सा फील होने लगता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि पुअर वेंटिलेशन की वजह से। तो जो हमारे रूम का वेंटिलेशन है, या फिर जहाँ हम काम कर रहे हैं वहां का है, वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, फ्रेश हवा होनी चाहिए। भले ही वो थोड़ा सा गर्मी के मौसम में गर्म हवा भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर वो बंद करके नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होता है, बाहर की हवा कम आने लगती है, तो ऑब्वियसली हमारे जो इनहेल कर रहे हैं वो जो ऑक्सीजन, उसमें दिक्कतें आने लगती है, और बाद में हमें वही अनईजी सा महसूस होने लगता है, पसीना छूटता है, हाँ, या फिर चेस्ट पेन। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें याद में रख मतलब ध्यान रखनी चाहिए। ये कॉजेस में कुछ और आपको लग रहा है, या फिर आपने इसके अलावा भी आपको कुछ लग रहा है कि इसके अलावा भी और भी कुछ कॉजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से सनस्ट्रोक हो सकता है हमें? नेक्स्ट पीपीटी प्लीज। यस। अभी इसकी साइंस और सिम्टम्स क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि हीट स्ट्रोक
आता है तो वो तुरंत नहीं आता, उसके पहले आधा घंटा, 15 मिनट या फिर 1 घंटा, ये सब हमें उसके जो साइंस है यानी लक्षण है वो हमें दिखने लगते हैं, हमारे बॉडी के ऊपर ये लक्षण है हमें दिखने लगते हैं। तो जो ये अर्ली साइंस है वो कौन सा है, तो हमें बर्निंग, जैसे मैंने पहले बताया कि बर्निंग सेंसेशन यानी हमें वहां पे जलन महसूस होने लगती है, हाथों के तल, हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर या फिर हमारे शरीर के ऊपर, हमारे फेस के ऊपर, सिर के ऊपर हमें जलन महसूस होने लगती है, यानी कि दाह, उसको बोलते हैं बर्निंग सेंसेशन। फिर होता है तृष्णा। तृष्णा यानी क्या, हमें प्यास बहुत लगती है, बहुत प्यास लगती है, हम पानी कितना भी है फिर भी वो प्यास बुझती नहीं है, हमें प्यास लगने ही रहती, मतलब वो लगती ही रहती है। तो ये हो गया उसका अर्ली साइंस। फिर आता है भ्रम। भ्रम यानी क्या, हमें थोड़ा थोड़ा चक्कर जैसा महसूस होने लगता है, ये उसके अर्ली साइंस है। ये बहुत, ये मतलब हमने देखे भी होंगे हमारे सामने, जब भी हम स्कूल में जाते थे तब प्रेयर होती थी, जब भी असेंबली होती थी तो सबको लाइन में एक साथ लाइन में खड़े करते थे सारे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को, और जो भी जिसका भी इम्यूनिटी कम था तो उसको क्या होता था, हीट की वजह से उसको चक्कर आने लगते थे और उसको प्यास लगती थी ये, और उसकी वजह से उसको चक्कर आते थे। तो ये क्या हो गया, ये हमने बहुत बार, मतलब हमने मैंने तो देखा था मेरे स्कूल की लाइफ में, जब भी हम असेंबली को जाते थे, हमारी असेंबली रहती थी 10 बजे, तो वो 10 से, मतलब समर की सीजन में 10 बजे जब वो असेंबली रहती थी तब भी बहुत सूरज की जो किरणें रहती थी वो भी बहुत तपती रहती है, तो उसकी वजह से भी उसको चक्कर आने लगते थे। हमने बहुत मतलब बहुत टाइम ये महसूस किया है कि ज्यादा टाइम खड़े होने की वजह से, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल आने के लिए कोई सिर्फ चाय पी के आता था या फिर कुछ थोड़ा छोटा छोटा हल्का हल्का सा नाश्ता करके आता था, फिर भी धूप, हमारी असेंबली चलती थी आधा आधा एक एक घंटा, तो उस टाइम पे ये लड़कियों को ये चक्कर वगैरह उस टाइम आती थी। तो उस टाइम हमें हमारे टीचर ने बताया था कि जब भी आप, यस यस, ये सबने देखा होगा स्कूल की लाइफ में, जब भी आप स्कूल आते हो, सुबह 9 की स्कूल है तो 8:30 बजे पूरा पेट भर के अच्छे से नाश्ता करना है, या फिर हम समर की सीजन में हमारे पॉकेट में कुछ ना कुछ चॉकलेट्स या फिर वो लेमन की गोली आती थी उसको रखना है, या फिर साथ में वाटर बॉटल लेके आनी है हीट समर के सीजन में। तब ये उनको, मतलब तब उस टाइम हमें मतलब बताया था। अब ये जब मैं ये आप पढ़ रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तब मुझे याद आ रहा है कि यार उस टाइम मैडम ने बहुत अच्छे से हमें बताया था। तब हमें पता नहीं था कि ये हीट स्ट्रोक ऐसा भी हो सकता है, ये फिर ये हीट स्ट्रोक की ये भी सारी लक्षण है। तो क्या होता है, भ्रम होता है। भ्रम यानी हमें डिजीनेस, थोड़ा छोटा छोटा चक्कर आने लगते हैं, और फिर बाद में अगर ये हमको, हमने इसको भी नजरअंदाज कर दिया तो हम क्या हो जाते हैं, मूर्छा, यानी पूरी तरह से चक्कर आके हम गिर जाते हैं। और इसका एक और भी है, शिरशूल, यानी हमारा सर दर्द भी दुखने लगता है। आपने बहुत जनों ने ये महसूस किया होगा, भले ही बाकी ऊपर के सिम्टम्स नहीं देखे होंगे आपने, पर हीट की वजह से सर दुखना आपने ये महसूस किया होगा। मैंने भी बहुत बार देखा है, मतलब महसूस किया है, जब भी धूप में से आती हूँ तो तुरंतली हेडेक होने लगता है। तो ये किसकी वजह से है, धूप, तेज तपती धूप की वजह से ये हमें हमारे बॉडी के ऊपर ये साइंस दिखने लगते हैं। ये हो गए अर्ली साइंस, यानी हमें समझ में आना चाहिए कि यस, ये अर्ली साइंस क्या है, ये हमें दर्शाते हैं, ये दिखाते हैं कि हीट की वजह से यानी सन एक्सप्लोजर की वजह से आपको ये दिक्कतें हो रही है, बॉडी में ये चेंजेस हो रही है। तो हमें क्या करना है, इसको नजरअंदाज नहीं करना है। अगर ये अर्ली साइंस को हमने नजरअंदाज किया, यानी बर्निंग सेंसेशन, हमें प्यास लगना, थोड़ी बहुत चक्कर आना या फिर चक्कर आके गिर जाना, सिर दुखना, अगर इस साइन को हम इग्नोर करेंगे तो ये साइंस क्या हो जाती है, सीवियर कंडीशन, सीरियस कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर क्या होता है, हमें हाई ग्रेड फीवर आता है, जैसे कि मैंने बोला कि बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर चला जाता है, यानी जब हम वो टेम्परेचर पे चेक करते हैं, थर्मामीटर पे चेक करते हैं, उसमें क्या आता है, 104, यानी 104 के ऊपर अगर टेम्परेचर चला गया तो उसको हाई ग्रेड फीवर बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, स्वेटिंग आना पूरा बंद हो जाता है, ड्राई स्किन हमारी पड़ती है, हमें बहुत एक्सट्रीमली प्यास लगती है, थ्रस्टी हो जाते हैं हम, कितना भी पानी पिए तो भी हमारा गला है वो सूखा ही रहता है, स्वेटिंग नहीं आती, सीजर्स आते हैं। सीजर्स यानी क्या, उसको झटके बोलते हैं हम। वो नॉर्मली बच्चों में तो आते ही है हीट की वजह से, हाई ग्रेड फीवर की वजह से, पर ये बड़ों में भी आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि ब्रेन तक वो सिग्नल ही नहीं पहुंच पाता, वो ब्रेन तक हाई ग्रेड फीवर चला जाता है, उसकी वजह से सीजर्स आती है। और हमारे जो हार्ट है, यानी हमारे दिल की धड़कनें हैं, वो बहुत तेज हो जाती है।
फिर हीट की वजह से हमें बहुत अनइजीनेस फील होता है। और जो ये सीवियर साइन है उसमें एक सबसे मेन जो साइन है, हमें उल्टी आती है हीट की वजह से। वो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग भी हो सकती है या फिर नॉर्मल वोमिटिंग भी हो सकती है। और फिर उसके बाद हम पूरी तरह बेहोश हो जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ जाता, कुछ भी समझ में नहीं आता। उसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियसनेस। ये होता है सीवियर, यानी जो कि आईसीयू में ट्रीट करने वाला जो कंडीशन है, वो ये सारी सीवियर साइंस की कंडीशन है। आपने बहुत बार देखा होगा कि इसको सनस्ट्रोक बेटा था, पर मतलब नहीं क्या, हम बोलते हैं इसको सनस्ट्रोक बेटा था इसलिए हमने उसको आईसीयू में एडमिट किया था। तो क्यों एडमिट किया था? उसको ये सारे लक्षणें दिखाई गई थी, उसकी हार्ट बीट्स बढ़ी थी, उसको सीजर्स आए थे, उसका पसीना कम होने लगा था, उसका फीवर 105 के ऊपर 106 के ऊपर चला गया था, और उसको उल्टी भी हुई थी। तो ये जो साइंस है ये बहुत ऊपर वाले साइंस है, यानी सीरियस साइंस है। ये कब आएंगे? अगर हमने अर्ली साइंस को इग्नोर किया तो। नेक्स्ट, नेक्स्ट पीपीटी प्लीज। यस, ये सिर्फ वही आया। नेक्स्ट, यस यस। तो ये जो हीट स्ट्रोक है उसके जो रिस्क रिस्क ग्रुप है, यानी कि हीट स्ट्रोक किस किस में बैठना, मतलब किस किस को ज्यादा एक्सप्लोर हो सकता है हीट स्ट्रोक, मतलब कि जो कि इम्यूनिटी वाले जो भी पर्सन्स है, जो कि लो इम्यूनिटी वाले जो है, उनमें तो डेफिनेटली। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। यस, रिस्क ग्रुप जो कि छोटे बच्चे हैं, उनमें उनमें ज्यादा चांसेस रहते हैं हीट स्ट्रोक बैठने की। तो क्यों रहते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली वो बच्चे छोटे ही रहते हैं और उनका जो भी मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो रहता है, जल्दी डेवलप नहीं, मतलब अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ रहता है। वो उनके एज के हिसाब से वो परफेक्ट है, पर अगर वो हीट में एक्सपोजर हो गए ज्यादा, तो वो क्या होता है, वो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और वो बॉडी को कूल नहीं कर पाते जल्दी। इसीलिए हीट स्ट्रोक बच्चों में ज्यादा दिखता है, मतलब होता है बच्चों में ज्यादा। या फिर आपने देखा भी होगा, आपने किसी किसी के थ्रू सुना भी होगा कि बच्चों ज्यादा धूप में खेलते टाइम चक्कर आके गिर गए हैं, या फिर उनको धूप में ज्यादा टाइम खेलने की वजह से उनको फीट्स आने लगी है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म है वो इम्बैलेंस हो जाता है, और उनका जो बॉडी है, जो इंटरनल कोर टेम्परेचर है, वो बॉडी को फिर से कोल्ड करने के लिए, यानी ठंडा करने के लिए, वो उनकी जो क्षमता है वो कम रहती है। इसीलिए ये बच्चे हैं वो ज्यादा हाई रिस्क में रहते हैं। फिर आते हैं जो एल्डर एल्डर यानी जो अभी बुजुर्ग लोग हैं, जो भी बूढ़े लोग हैं, और जो बूढ़े लोग हैं और जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनमें भी सेम रीजन है। उनका मेटाबॉलिज्म तो अच्छा रहता है, पर एज के हिसाब से उनका जो बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने वाली जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है। इसलिए उनमें आपने आप वैसे भी देखा होगा, जो भी एल्डर पर्सन्स रहते हैं उनको स्वेटिंग पहले से ही कम आने लगती है। क्योंकि उनके टिश्यूज और जो सेल्स रहते हैं, ऑर्गन्स रहते हैं, वो ऑलरेडी वीक हो गए, वीक रहते हैं। उसकी वजह से ये जो एल्डर पर्सन्स हैं, इनमें भी ये रिस्क, मतलब हाई रिस्क पेशेंट्स है या फिर हाई रिस्क पर्सन है। और फिर आते हैं आउटडोर वर्कर्स। आउटडोर वर्कर्स यानी जो धूप में काम करते हैं, घर बनाने वाला काम, रोड बनाने वाले जो वर्कर्स है, जो मदद करते हैं रोड बनाने के लिए, या फिर जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, या फिर दिन भर या हवा, मतलब फ्रूट्स की गाड़ियों पे, सब्जियों के गाड़ियों पे, जो भी आउटसाइड वर्कर है, जो भी बाहर काम करते हैं, वो दिन भर में उनका एक्सपोजर पूरे धूप के अंदर, सन के अंदर ही रहता है। ये वर्कर्स जो है ये भी बहुत हाई रिस्क में रहते हैं, मतलब यानी इन लोगों को भी हीट स्ट्रोक होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। फिर आते हैं बाहर खेलने वाले लोग, यानी एथलेटिक्स, जो दिन भर ग्राउंड पे रहते हैं। उनको धूप, मतलब धूप, सर्दी, या फिर इस रेनी सीजन का कुछ भी नहीं ये रहता, ध्यान रहता। तो ये जो एथलेटिक्स है, क्योंकि इनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और वो ओपन ग्राउंड पे ही प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है, डायरेक्टली सन एक्सप्लोजर हो जाता है, और वो उनके बॉडी का एक्सर्शन ओवर हो जाता है, क्योंकि वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहते हैं उनकी गेम्स का। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो ओवर एक्सर्शंस होते हैं, और फिर एथलेटिक्स जो है वो सन के अंदर, मतलब
सीधा धूप के नीचे काम करके गेम्स खेलने की वजह से और ओवर एग्जर्शन की वजह से हीट स्ट्रोक को मतलब उनमें ज्यादा हो जाता है। फिर आता है पित्त प्रकृति। आप सभी को पता है कि ये पित्त प्रकृति वाले जो लोग हैं वो ऑलरेडी ज्यादा हीट वाले रहते हैं, मतलब उनमें थोड़ा भी कुछ गर्म ये वो हो गया तो उनका क्या होता है, पित्त बढ़ जाता है। तो ये जो पित्त वाले लोग हैं उनको भी बहुत चांसेस रहते हैं हीट स्ट्रोक बैठने का। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलर आप देखने होगी जो खेतों में काम करते हैं, जो खेती करते हैं, उनको भी ये सनस्ट्रोक जो है वो बहुत बैठता है जल्दी, क्योंकि एक तो वो दिन भर खेतों में मेहनत करते रहते हैं और पानी पीने का उनको ध्यान नहीं रहता, उसकी वजह से उनको भी बहुत हीट स्ट्रोक बैठता है। आपको आप इसके अलावा आपको लगता है कोई और हो सकता है हाई रिस्क ग्रुप में? कौन कौन हो सकता है आप बताओ, तो एक तो बताओ कौन कौन हो सकता है अभी तक जितना मैंने बताया उसमें से याद करके। कि ये तो ग्रुप है कि बच्चों में हो सकता है, बुजुर्गों में हो सकता है, जो बाहर काम करते हैं उनमें भी हो सकता है, जो खेलते हैं एथलेटिक्स है उनमें हो सकता है, पित्त प्रकृति के जो वो है इंडिविजुअल प्रकृतिज वाले जो लोग हैं उनमें होता है। इसके अलावा किस में हो सकता है आप बताइए तो, कोई एक बताइए जो मैंने अभी तक बताया। प्रेग्नेंट वुमन, सिक पीपल्स, यस वेरी गुड। तो प्रेग्नेंट वुमन में भी वो भी हाई रिस्क रहती है। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे आपसे भी जानना है कि आपको इस बारे में कितना पता है। यस, जो भी स्ट्रेस लेते हैं उनमें, और जैसे कि मैंने बताया जो भी पुअर वेंटिलेशन यानी सिर्फ एक ही कमरे में बंद रहते हैं दिन भर, उनको भी ये हीट एक्सपोजर की वजह से यानी एनवायरमेंट हीट ज्यादा बढ़ने की वजह से उनको स्ट्रोक बैठता है। ऐसा नहीं कि दिन भर आपको धूप में ही खड़े रहना है, ये तो एक कारण हो गया है, पर जो पेशेंट मतलब जो आदमी या व्यक्ति सिर्फ घर पे बैठा है, सारी दरवाजा खिड़कियां बंद करके, उनको भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। यस, ये जो सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, सीरियस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, जिन लोगों को वो भी लोग बहुत हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। यस, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर जो है ये सब लोग हीट एक्सपोजर के लिए मतलब हो सकते हैं, अगर उनको अच्छा वेंटिलेशन नहीं मिला या फिर ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। नॉर्मल भी हम भी, हमें भी देखो अभी थोड़ी धूप का ज्यादा तेज बढ़ गई है तो हमें भी बहुत पसीना आने लगता है, हमें भी बहुत प्यास आने लगती है, हमें भी कभी कभी सिर दर्द होता है। यस यस, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है सभी में, क्योंकि हमने सबने ये हीट वाला जो है हीट स्ट्रोक का फर्स्ट स्टेज हमने सबने महसूस किया है, उसको हम ऐसे इजी लैंग्वेज में देख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि मैंने भी बहुत बार महसूस किया है कि धूप की वजह से बहुत पसीना आने लगता है, बहुत प्यास लगती है और कभी कभी सिर दर्द भी होता है। तो ये क्या है, हीट एक्सपोजर की अर्ली साइंस है। अगर इसको इग्नोर किया तो हमें हीट स्ट्रोक भी बैठ सकता है, हमें चक्कर भी आने लगती है। और एक है जो भी एनीमिक पेशेंट है यानी जिनका भी खून कम है, वो भी बहुत हाई रिस्क है हीट को मतलब हीट स्ट्रोक बैठने में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, ये है फर्स्ट किड। फर्स्ट किड क्या है, ये हमें सभी को पता है कि नॉर्मली हमें जो भी इमरजेंसी कंडीशंस आती है, वैसे मैंने बताया कि यस यस पॉल्यूटेड एरिया, पॉल्यूटेड एरिया में भी जो लोग रहते हैं उनमें भी ये हिट होने के बहुत चांसेस है, हीट सनस्ट्रोक के। अभी हम देखते हैं फर्स्ट एड। जो भी कंडीशंस है, मेडिकल इमरजेंसी कंडीशंस है, उसको फर्स्ट एड कैसे करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि हीट स्ट्रोक क्या है, मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है, यानी तुरंत इसको हॉस्पिटल में जाके दिखाना जरूरी है, अगर नहीं दिखाया तो डेथ हो सकती है, यानी हम मर सकते हैं। यस, मैंने बताया है शुगर के पेशेंट, जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आते हैं उनमें ये सब होते हैं, सनस्ट्रोक के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। यस यस, इंडस्ट्रियल एरिया में भी जो काम करते हैं उनको भी ये हो सकता है जल्दी से। तो फर्स्ट एड क्या है, हमें जो भी फर्स्ट प्रिवेंशन करना है जो कि नॉर्मल है, इसमें कुछ मेडिसिन यूज करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे इजीली भी ये कर सकते हैं।
अगर हमें किसी को भी देखा कि उनको ऐसा अनइजीनेस फील हो रहा है, पसीना आ रहा है, उनको बहुत प्यास लग रही है, सिरशूल यानी हेडेक हो रहा है, जो भी हम अर्ली साइंस में हमने देखा, जो भी साइंस उनको हम मतलब उनको दिख रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए तुरंत? जो भी मतलब अच्छी सी ठंडा जो जगह है, ठंडा जगह पे उनको शिफ्ट करना है। उनको क्या करना है, जहाँ पे अच्छी फ्रेश हवा आ रही है, ताजी हवा आ रही है, ठंडे जगह पे उनको शिफ्ट करना है। और अगर उन्होंने ज्यादा टाइट वगैरह कपड़े पहने होंगे तो उसको थोड़ा सा लूज करना है। हाँ, और क्या करना है, भले ही हमारे पास आइस अवेलेबल नहीं रहता, बर्फ अवेलेबल नहीं रहती, तो हम क्या कर सकते हैं, कपड़ों को मतलब टॉवेल को पानी से गीला करके उसको ठंडा करके उनके सिर के ऊपर रख सकते हैं। और अगर वो कॉन्शियस है, यानी वो उनको चक्कर वगैरह नहीं आ रही है, वो बोल सकते हैं, तो उनको हमें क्या देना है, पानी देना है या फिर ओआरएस देना है। हम सभी अभी डीएक्सन में है, तो हम क्या दे सकते हैं सब उनको, बताओ तो मुझे। जैसे मैंने बोला कि उनको पानी पिलाना है या फिर ओआरएस देना है, तो उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं उनको, मोरेंजी जूस भी दे सकते हैं, यस यस, लेमन जी भी दे सकते हैं, नोनी जूस भी दे सकते हैं, यस, कंबूचा दे सकते हैं। पर जब उनको पहले उनको फिर पानी पिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा, क्योंकि कंबूचा थोड़ा सा फर्मेंटेड है, तो वो उनको वोमिटिंग वगैरह हो सकती है, क्योंकि वो डिहाइड्रेट हो गए थे। तो थोड़ा सा पानी पिला के फिर 5-10 मिनट रुक के हम उनको कंबूचा भी दे सकते हैं। तो क्या है, हमें उनको फ्लूइड्स देने हैं जो कि हमारे डीएक्सन में है। हम मोरिंजी पाउडर भी दे सकते हैं पानी में मिला के, वो मोरेंजी पाउडर भी एज ओआरएस काम करती है। यस यस यस, स्पिरुलिना पाउडर भी दे सकते हैं पानी में डाल के। यस, वेरी गुड, आप सभी को तो फर्स्ट एड किट पता है ऑलरेडी, क्या करना है क्या नहीं। अगर हमारे सामने या फिर हमारे घर के जो भी मेंबर्स है उनको अगर ये सब मतलब साइंस दिखने लगी या फिर उनको चक्कर वगैरह आने लगी, तो हम सब अब भी फर्स्ट एड मतलब फर्स्ट एड तो कर सकते हैं, उनकी जान तो बचा सकते हैं। चलो यस, तो ये हो गया फर्स्ट एड। अगर ये सब साइंस के अलावा अगर उन मतलब पेशेंट अगर मतलब जो भी है वो पेशेंट अगर मूर्छा गया है, यानी उनको क्या बोलते हैं, चक्कर आके वो पूरे सुन हो गए हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको हमें क्या करना है, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। और तो ये हो गया साइंस, फर्स्ट एड जो कि हमारे अर्ली साइंस है उसके लिए फर्स्ट एड है। इमरजेंसी साइंस के लिए ये फर्स्ट एड काम करने वाली नहीं है, क्योंकि उस टाइम पेशेंट डायरेक्टली अनकॉन्शियस रहता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो तुरंतली हमें उसको क्या करना है, हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, और वो आगे की पानी की चींटे मारना है। और ओके ओके, यस यस, ये फर्स्ट एड में है। तो आयुर्वेद क्या करता है, आयुर्वेद में मतलब आप सभी को तो पता है आयुर्वेद क्या है, वो डिसीज को तो क्योर करता है, पर सबसे ज्यादा क्या काम करता है कि डिसीज ना हो, कुछ भी डिसीज ना हो उसके लिए भी हमें प्रिवेंशन यानी निदान परिवर्जन उसको बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, डिसीज क्यूर करने से ज्यादा अच्छा है कि उसको ना होने से, उसको होने से कैसे बचा सकते हैं हम, तो उसको बोलते हैं निदान परिवर्जन। हमारे आयुर्वेद में मतलब आयुर्वेद बहुत अच्छा है, उसने बताया है कि डिसीज ना हो, आप डिसीज लेस रहो या फिर कुछ भी आपको, यस यस, प्रिवेंशन इज रियल क्योर, यस, आपने तो सभी को पता है। तो क्योरिटी जो है वो क्योर करने से पहले क्या करना चाहिए, हमें प्रिवेंशन करना चाहिए कुछ भी चीजों का, तो उसको बोलते हैं निदान परिवर्जन। तो निदान परिवर्जन हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन क्या क्या करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि डायरेक्टली सनलाइट में या फिर डायरेक्टली सन के एक्सपोजर में नहीं आना, ये सबसे पहली प्रिवेंशन है, यानी परिवर्जन उसको हम बोलते हैं। सबसे बड़ा प्रिवेंशन क्या है, सूर्य की जो धूप है, सूरज की दो धूप है किरणों से आई हुई, उसके अंदर ही, उसके नीचे ही नहीं जाना है हमें, तो अवॉइड क्या करना है, सूर्य को अवॉइड करना है, सन को अवॉइड करना है। अगर नहीं भी कर सकते तो उसको कैसे हम कवर कर सकते हैं, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी। तो पहले वाला जो है निदान परिवर्जन, वो क्या है, सन अवॉइड सन करना है, सन के नीचे नहीं जाना है, सन एक्सपोजर को रोकना है। फिर आता है स्पाइसी फूड,
जो भी स्पाइसी फूड होता है उस सभी को बंद करना। ये समर सीजन में तो ये ऑब्वियसली बंद ही करना है, क्योंकि ये स्पाइसी फूड क्या करता है, पित्त बढ़ाता है। अगर पित्त बढ़ा और अगर आप धूप में गए तो क्या होता है, सनस्ट्रोक ज्यादा बढ़ेगा, मतलब जल्दी बैठेगा, और फिर जो फर्स्ट एड करने वाला जो चांस है वो नहीं आएगा, डायरेक्टली चांस क्या आएगा आपका, मेडिकल कंडीशन यानी हॉस्पिटल जाने वाला, आप मतलब उनको हॉस्पिटल जाने देने वाला मौका क्रिएट करेंगे। तो क्या करना है, हमें उसको परिवर्जन यानी प्रिवेंशन करना है। तो जो स्पाइसी फूड है उसको कंट्रोल करना है या फिर खाना है नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, जो हमारे आयुर्वेदा में बताया गया है, जो भी कूलिंग थेरेपीज है, अभी आपने तो देखा कि हीट को एक्सप्लोर करना, या फिर उसको अगर एक्सप्लोर हुआ तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये जो फर्स्ट एड है वो क्या है, वो सब आपने तो देख लिया अभी। पर ये जो कूलिंग थेरेपी है ये हम घर पे भी कर सकते हैं, हम घर पे भी ये सब अप्लाई कर सकते हैं, कूलिंग थेरेपीज। यस, लिव इन कूलिंग प्लेस। यस, ठंडी जगह पे रहना। हम्म, घर पे भी हम ठंडा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो कूलिंग थेरेपीज क्या क्या है, तक्रधारा है। हमने तो देखा, आगे पढ़ा होगा, या फिर आप सभी ने किया भी होगा कि गर्मी के मौसम में लोग बहुत छाछ पीते हैं। छाछ को ताक को बोलते हैं तक्रधारा। छाछ जो आयुर्वेदिक में बोलते हैं उसको, जो एक पंचकर्म की थेरेपी है उसको बोलते हैं तक्रधारा। जैसे शिरोधारा रहती है वैसे ही तक्रधारा रहती है, यानी हम छाछ को जो है वो फ्रेश छाछ बनाते हैं, उसको हमारे सिर के ऊपर उसकी धारा लगाते हैं। तो उसको बोलते हैं तक्रधारा। फिर आता है क्षीर धारा। अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है तो हम क्षीर यानी क्या, दूध, ठंडे दूध की धारा भी हम पूरे बॉडी पे कर सकते हैं। फिर आता है चंदन लेप। चंदन आप सभी को तो पता है कि चंदन क्या है, कूल है, कूल हर्ब है। तो चंदन क्या करता है, हीट को कम करता है, मेंटेन करता है हमारे कोल्डनेस को। तो चंदन लेप लगा सकते हैं हम, जहां जहां पे हमें बर्निंग सेंसेशन हो रहा है वहां पे भी हम चंदन लेप लगा सकते हैं। या फिर सिर्फ हमारे अगर शिरशूल हो रहा है तो सिर्फ हमारे फोरहेड पे ऊपर भी हम चंदन लेप लगा सकते हैं। फिर आता है कूल वाटर बाथ। आप सभी ने ये देखा होगा, आइस वाटर बाथ, कूल वाटर बाथ। तो ठंडे पानी में, ठंडे पानी से नहाना, या फिर ठंडे पानी में हमारे पैर भिगो के रखना। तो ये जो है ये कूलिंग थेरेपीज है। तो ये क्या करती है, हमारे जो कोर मतलब बॉडी का जो कोर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसको मेंटेन करने का काम करती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, 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 मुल्तानी मिट्टी भी लगा सकते हैं हम, चंदन में मिक्स करके। तो जो इंटरनल मेडिसिन है वो हम क्या ले सकते हैं, इंटरनल मेडिसिन, आंवला है, गुड़ुची है, उशीर है, और प्रबाल पिष्टी है। ये सब आयुर्वेद हर्ब्स है जो कि ऑलरेडी कूल इन नेचर है, यानी कि जो ऑलरेडी उनका जो नेचर है, उनकी पोटेंसी है वो कूल रहती है। तो गुड़ुची है, हमारे इसमें भी है, डेक्सन में गुड़ुची है, अमल की है। तो ये जो उशीर है, लोग आपने देखा होगा कि उसको जो उशीर है उसकी जो मूल यहाँ पे जो दिखाई गई है उसके, उसको पानी में उबालते हैं या फिर उसको पानी में डाल के रखते हैं, तो पानी अपने आप क्या होता है, ठंडा होने लगता है, या फिर ठंडा होता है उस उशीर के वजह से, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही है कूलिंग करना है, ठंडा करना। अगर हमें हीट को रिड्यूस करना है तो हमें क्या करना है, टंग ब्रीदिंग। यस, यस, वो आप जो बोल रहे हो वो है, मैं बताने वाली हूँ उसके बारे में। यस, वो जो प्राणायाम है उसमें आने वाला है वो पार्ट, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसको शीतली या शीतकारी प्राणायाम भी बोलते हैं। ये जो उशीर है वो द्रव्य है, आयुर्वेद का हब है। वो क्या करता है, ठंडा हुआ करता है पूरी बॉडी को, जो हमारा कोर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अगर हमें हीट को रिड्यूस करना है तो हमें ये सब इंटरनल थेरेपीज है और जो एक्सटर्नल थेरेपीज है उसको भी बैलेंस करना पड़ता है। नेक्स्ट पीपीटी प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। यस, जैसे मैंने आपने बताया, तो इसमें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट क्या है, इमीडिएट जो एक्शन कर सकते हैं हम, अगर हम अकेले हैं, हमें कोई भी मदद करने के लिए नहीं है, या फिर हमारे पास पानी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, तुरंत ठंडी जगह तो हम अपने आप जा सकते हैं, अगर हमें कोई भी मदद करने के लिए नहीं है तो ठंडे जगह पे जाके बैठना,
हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, हल्के हल्के से ब्रीदिंग करना, ब्रीद आउट करना, ये एक हो गया। और दूसरा है, उसको बोलते हैं शीतली प्राणायाम। ये जो शीतली प्राणायाम है वो हमारे इंटरनल कोर को है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को है वो मेंटेन करने का, कूल करने का काम करती है। अभी ये शीतली प्राणायाम है, उसके नाम में ही है शीत। शीत यानी क्या? ठंडा। तो ये हमारे बॉडी को ठंडा करती है। तो ये मतलब एक दिखा करके दिखाती हूँ। नॉर्मल ब्रीद लेनी है और हमारे मुंह से उसको छोड़नी है, जैसे कि आपने बताया कि माउथ ब्रीदिंग, तो इसको बोलते हैं शीतकारी प्राणायाम। पर इसमें क्या करना है? टंग को फोल्ड करना है ऐसे, तो और टंग के थ्रू इसको छोड़ना है। तो ये क्या करता है? हमारे बॉडी की अंदर की जो हीट है उसको कंट्रोल करता है, बॉडी को कोल्ड करने में काम करता है। इसको बोलते हैं शीतली प्राणायाम। और दूसरा एक है शीतकारी प्राणायाम, जो कि सिर्फ दांतों के थ्रू, मतलब ब्रीदिंग लेनी है पर दांतों के थ्रू दांत को चिपकाए हुए उससे बाहर छोड़ना है। यस यस, सीटिंग अंदर पिलो, यस यस। ये हम कहाँ पे भी बैठ के कर सकते हैं। ये शीतकारी जो प्राणायाम है वह वो कैसे करना है? सेम शीतली प्राणायाम की तरह है, बस दांत को ऐसे करना है, दांत के थ्रू उसको, हमारे जो सांस ले रहे हो वो दांत के थ्रू उसको छोड़ना है। तो ये हो गए दो कूलिंग प्राणायाम। ये हम कभी भी कर सकते हैं। अगर हमें जो अर्ली साइंस मैंने बोले ये हीट स्ट्रोक की, अगर वो दिख रही है, हमें महसूस हो रही है, तो ये हम इजीली किसी को भी बता सकते हैं और हम खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो गया लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, यानी हम इसको छोटी छोटी चीजें करके भी हम हीट स्ट्रोक को मैनेज कर सकते हैं। पर कब कर सकते हैं? जब हमें वो अर्ली साइंस दिखती है, अर्ली साइंस तक ही हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने वो सीवियर साइंस तक चले गए, यानी वोमिटिंग्स वगैरह होना, चक्कर वगैरह आना, उस साइंस तक अगर हम चले गए, तो हम कितना भी प्राणायाम करें, हम कितना भी ठंडी जगह बैठे, तो उसका असर नहीं होने वाला। हमारी जो अंदरूनी गर्मी है वो और भी बढ़ने लगती है। तो जो अर्ली साइंस है, उस टाइम पे हमें ये प्राणायाम करने हैं, कूलिंग प्लेस पे जाना है। और सबसे बड़ा काम क्या है? जो भी ओवर एक्सर्शंस है, जो भी हम ओवर काम कर रहे हैं, उसको कम करना या फिर तुरंत बंद करना है। हम्म तो इस वजह से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। यस, वी कैन अवॉइड। यस, इमरजेंसी तक हम जा ही नहीं सकते अगर हमने अर्ली साइंस को ही कंट्रोल किया, प्रिवेंट किया तो। जैसे मैंने बोला, प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। अर्ली साइंस में ही हम हीट स्ट्रोक को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, मॉडर्न में जो ट्रीटमेंट्स बताई गई है हीट स्ट्रोक के लिए, तो वो क्या है? जैसे मैंने पहले ही बोला कि हमारे बॉडी की जो फ्लूइड्स है अंदर के, इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको हम बोलते हैं, वो क्या हो जाता है? इम्बैलेंस होता है, डिहाइड्रेशन होता है। इसलिए हमें तुरंत फ्लूइड्स दिए जाते हैं, ताकि हमारी इंटरनल बॉडी की जो मिनरल्स है, जो कि फ्लूइड्स है, उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर वो मेंटेन रहे तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। फिर आते हैं कूलिंग मेथड्स। तो वहां पे वो क्या करते हैं? आइस पैक्स लगाते हैं। उसमें आइस टॉवल रहता है, आइस बेड रहता है, ब्लैंकेट रहता है, ठंडा ब्लैंकेट हम उसको बोल सकते हैं। तो वो कूलिंग थेरेपीज में आता है, तो वो देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट करेक्ट करते हैं, यानी आईवी के थ्रू, यानी जो फ्लूइड्स लगाते हैं, सलाइन लगाते हैं, उसके थ्रू हमारे बॉडी की जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते हैं। और जैसे कि मैंने बहुत बताया है, अगर सीवियर साइंस रहती है तो उसको डायरेक्टली क्या करते हैं? आईसीयू में एडमिट करते हैं, उसको आईसीयू केयर की जरूरत पड़ती है। अगर जिसमें सीजर्स, यानी जिनको फिट आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, उनको डायरेक्टली क्या करते हैं? वो लोग आईसीयू में भर्ती कर देते हैं। तो आप इस जो भी ट्रीटमेंट अभी यहाँ पे दिखा रही है आपको, उससे आप क्या समझ रहे हो? मुझे तो बताओ कि हीट स्ट्रोक जो है उसे हम खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला, प्रिवेंशन, आईवी फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स की जगह हम नेचुरल फ्लूइड्स ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स। वो जो है आगे बताने ही वाली हूँ मैं, कि कौन से हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, कौन से वेजिटेबल्स हमें खाने चाहिए, डाइट कैसा करना चाहिए हीट को कंट्रोल करने के लिए। कूलिंग मेथड्स भी बताई गई है कि अगर आपको बहुत ही गर्मी लग रही है, आपने किया भी होगा घर पे, टॉवेल या फिर आइस पैक है अपने सिर के ऊपर लगा के रखना।
तुरंत ओआरएस वगैरह वो जो इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है वो पीना। हम्म। तो ये सब जो चीजें हैं ये हम खुद अपने आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो सीरियसली हमें आईसीयू में जाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता फिर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अभी आता है मेन पार्ट, जो कि हीट स्ट्रोक में हमारे डीएक्सिन के कौन से मेडिसिन काम करते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो आरजीजीएल है वो क्या करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, डिटॉक्सिफाई करता है और स्ट्रेस को मैनेज करता है। आप सभी को पता है हीट बढ़ने की वजह से ये सब चीजें होती है बॉडी में। तो आरजी और जीएल क्या करता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। और जो ये लायंस में बताया गया है वो क्या काम करता है, ब्रेन के ऊपर काम करता है। जैसे कि मैंने बोला हीट स्ट्रोक में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो होता है हमारे ब्रेन के ऊपर। और ब्रेन के ऊपर हमारे इसमें क्या काम करता है, लायंस मेंस काम करता है। तो ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए जो भी चीजें हैं वो हमें खानी चाहिए इस टाइम, अगर हीट स्ट्रोक हो रहा है या फिर हीट एक्सपोजर की वजह से हमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम हमें डेफिनेटली क्या लेना है, लायंस मेंस हम ले सकते हैं। फिर आता है मोरिंजी यानी नोनी। तो नोनी वो पूरा जैसे कि बोला वो क्वीन है फ्रूट में। तो वो क्या काम करता है, उसके नोनी की गमीज भी आए हैं, उसका जूस भी है, उसका इंस्टेंट पाउडर भी है, उसको हम ओआरएस की तरह समझ के हम उसको भी पी सकते हैं पानी में मिला के, जो कि सैचेट में आता है। हम मोरेंजी भी पी सकते हैं, मोरेंजी जूस भी पी सकते हैं, नोनी कैप्सूल्स भी खा सकते हैं और नोनी गमीज भी ले सकते हैं। ये सारी जो हमारे डीएक्सिन की प्रोडक्ट्स है, जो मेडिसिन है, वो क्या काम करेगा, पूरा सप्लीमेंट का काम करने वाला है हीट स्ट्रोक में या फिर हीट जब बढ़ती है तब। और स्पिरुलिना क्या करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है, हमें रिकवरी में मदद करता है। हमारे बॉडी को रिकवर होने के लिए मदद करता है। अगर हमारा कोर टेम्परेचर कम हो गया है तो उसको रिकवर करने के लिए हम क्या खाएंगे, स्पिरुलिना खाएंगे। तो ये हमारे हीरो प्रोडक्ट्स है, आरजी, जीएल, स्पिरुलिना, मोरेंजी, लायंस मेंस, ये सब हमें समर के सीजन में डेफिनेटली लेने चाहिए। अभी आप बोलोगे कि समर सीजन तो खत्म होने वाला है, खत्म हो रहा है, अभी बारिश का मौसम आ रहा है। तो हीट स्ट्रोक का कोई भी मौसम नहीं है। मतलब हीट स्ट्रोक तो समर में होता ही है, पक्का होता है। पर हीट स्ट्रोक गर्मी के मतलब गर्मी के सीजन में होता ही है। पर हीट स्ट्रोक ठंडी के मौसम में भी हो सकता है और बारिश के मौसम में भी हो सकता है। तो ये क्यों हो सकता है, ये आप सभी आप मतलब ध्यान से सुनो कि हीट स्ट्रोक समर सीजन के अलावा विंटर सीजन में और रेनी सीजन में भी क्यों हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला बॉडी का टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाता है, वो 40 डिग्री के ऊपर जाता है, तभी होता है हीट स्ट्रोक। पर समर सीजन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हेवी एक्सरसाइज करते हैं। कहाँ पे करते हैं, ठंडी बजती है इसलिए हम कहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, पूरे बंद कमरे में करते हैं। कमरे में मैंने पहले ही बताया, बंद कमरे में क्या होता है, हम अनकॉन्शियस होते हैं। हाँ, हमें ब्रीथलेसनेस फील होता है, हमें अनईजी महसूस होता है। क्यों होता है, क्योंकि अच्छी सी फ्रेश हवा नहीं आ रही है। तो विंटर सीजन यानी ठंडी के मौसम में हम क्या करते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं बंद कमरे में। उससे क्या होता है, बॉडी का जो हीट है वो ज्यादा बढ़ता है, हमें ठंडी के मौसम में भी स्वेटिंग आती है। और वो भी एक टाइम पे क्या होता है, स्वेटिंग आना बंद होता है और हम कहाँ चले जाते हैं, स्ट्रोक में चले जाते हैं। ये हो गया ठंडी के सीजन का पहला वाला कारण, कि ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से होता है या फिर ज्यादा एक्सर्शन की वजह से होता है। हम बोलते हैं धूप से ही होता है सनस्ट्रोक, तो ऐसा नहीं है। हम बंद कमरे में रहते हुए जो भी एक्सर्शन करेंगे उस टाइम पे भी हो सकता है। जो भी हाउस वर्किंग है, जो भी क्या बोलते हैं हाउस वाइफ्स है, उन्होंने ये महसूस किया होगा कि किचन में काम करते हुए गर्मी के मौसम में तो एक्सेसिव हीट होती है, एक्सेसिव गर्म होता है। पर ठंडी के टाइम भी उनको, जब वो किचन में काम करती है, क्योंकि बहुत बार होता है कि किचन में ज्यादा खिड़कियां नहीं रहती, सिर्फ एक ही खिड़की रहती है और थोड़ा बंद रहता है। तो उस टाइम भी उन हाउस वाइफ को बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से भी उनको मूर्छा यानी चक्कर आते हैं। तो और वो डिहाइड्रेट होती है। तो ये विंटर सीजन में भी उनको होता है। तो ये क्यों होता है, ये सब जो भी ओवर एक्सर्शन है उसकी वजह से उनको होता है। फिर विंटर सीजन में हम क्या करते हैं कि ठंडी लग रही, इससे क्या होता है, फिर हम बहुत ही गर्म पानी से नहाते हैं या फिर बहुत ही गर्म स्टीम लेते हैं। तो उस स्टीम की वजह से भी क्या होता है, ओवर स्वेटिंग होती है। और जैसे मैंने बताया है, ओवर स्वेटिंग होने के कारण क्या है,
हमारे जो बॉडी के इंटरनल इलेक्ट्रोलाइट्स है, इंटरनल मिनरल्स है, वो लॉस हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। फिर हमें वो सारे हीट स्ट्रोक की जो अर्ली साइंस है वो दिखने लगते हैं। फिर आता है, हम गर्मी में ठंडी के मौसम में क्या करते हैं, ज्यादा गर्म कपड़े पहनते हैं। आपने बहुत जनों ने ये महसूस किया होगा कि ठंडी के मौसम में अगर हमने ज्यादा गर्म कपड़े पहने, ज्यादा स्वेटर शॉल्स वगैरह लगाई, तो हमें पसीना आता है। तो ये भी एक कारण है। विंटर सीजन में भी स्ट्रोक बैठ सकता है। फिर आता है रेनी सीजन। तो रेनी सीजन ऑलरेडी क्या होता है, जो भी वातावरण है वो ह्यूमिड हो जाता है। यानी क्या होता है, जो हाई ह्यूमिडिटी की वजह से जो स्वेटिंग है वो कम होने लगती है, या फिर वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों, मतलब पहले तो स्वेटिंग रहती है, पर ह्यूमिडिटी की वजह से वो कम होने लगती है। और फिर क्या होता है, बॉडी जो है हमारे, बॉडी जो है वो इंटरनल कोर को कंट्रोल नहीं कर पाती, यानी कूल नहीं कर पाती। तो ये क्या होता है, डायरेक्टली उसका असर होता है, हीट और स्ट्रेस को बढ़ाता है। और फिर उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रोक बैठता है। ऐसा अभी इस मैंने जो अभी ये बताया उससे आपको क्या समझ में आ गया कि हीट जो है, जो सनस्ट्रोक है, जो भी स्ट्रोक है, वो सिर्फ समर सीजन में होता है? बताओ मुझे। नहीं, समर सीजन में नहीं, वो कौन से भी सीजन में हो सकता है, अगर हमने उसको अच्छी तरह से समझा नहीं, अगर अच्छी तरह से जाना नहीं। यस, वो सभी सीजन में हो सकता है। क्या हो सकता है, स्ट्रोक। इसलिए मैंने उसको अभी स्ट्रोक बोला है, नॉट अ हीट स्ट्रोक। तो ये है हमारे सप्लीमेंट्स डीएक्सएन की, जो हम मतलब डे टू डे लाइफ में रोज खा सकते हैं, डेली खा सकते हैं। अगर हमें नहीं लेना है, अगर हम कोई भी सीजन में, यस यस, कोई भी सीजन में हो सकता है। अगर हमें जूस नहीं पीना है, अगर हमें बहुत आलस आ गया मोरेंजी पाउडर को पानी में मिलाने का, बहुत कंटाल आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, नोनी गमीज को खा सकते हैं, स्पिरुलिना गमीज को खा सकते हैं। और इसमें एक्स्ट्रा है, कॉर्डी मिंट का गमी, कॉर्डिमिंट्स का भी गमीज खा सकते हैं हम, लिंजी का भी गमीज खा सकते हैं। तो ये जो गमीज है, जो गमीज बनाई गई है, जो कि हम उसको चॉकलेट्स बोल सकते हैं, डीएक्सएन की चॉकलेट्स, वो यस वर्क एज बेस्ट, यस गुड स्टेबलाइजर। तो ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी को जो है वो सपोर्ट करते हैं, हमारे बॉडी को इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम मतलब कहीं भी हम जाते हैं, हर बार हम पानी की बोतल कैरी नहीं कर सकते, हर टाइम हम मोरेंजी जूस का बोतल कैरी नहीं कर सकते, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, ये नोनी कैप्सूल्स, स्पिरुलिना कैप्सूल्स, सॉरी कैप्सूल्स नहीं, गमीज, ये हम साथ में ले सकते हैं। 2 या 3 गमीज हम इजीली पॉकेट में डाल सकते हैं, या फिर हाथ में भी पकड़ सकते हैं। और जब भी हमें प्यास लगती है, अगर हमें मतलब डिहाइड्रेशन महसूस हो सकता है, तो हम तुरंत उसको फोड़ के हम सिर्फ उसको चिगल सकते हैं, उसको सिर्फ ऐसे मुंह में रख सकते हैं। तो ये क्या है, गमीज जो है वो भी हमें, यस यस, पुदीना मिंट, यस वो तो यस, हमारे इसमें मिंट गमीज भी है, गॉर्डी मिंट गमीज, वो क्या करेगा, हमारे बॉडी को ठंडा रखने का काम करेगा। तो ये जो गमीज है वो स्ट्रोक के लिए बहुत अच्छे से काम करने वाला है, क्योंकि हमें प्यास लगेगी तो हमें पानी नहीं रहेगा हमारे पास में, तो हम ये गमीज हमेशा कैरी कर सकते हैं साथ में। इजी टू कैरी है और इजी टू ईट भी है, हम उसको चॉकलेट की तरह खा सकते हैं। तो ये है हमारे डीएक्सन के सुपर हीरोज, जो कि हमें स्ट्रोक से बचा सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अभी मेन आता है हमारा डाइट। तो डाइट में हमें क्या क्या पहले अवॉइड करना है वो हम देखेंगे। अवॉइड करना है हमें, सबसे बेस्ट है, सबसे पहला है कि स्पाइसी फूड, यानी जो भी स्पाइसी फूड है उसको हमें अवॉइड करना है, यानी मसाले वाला, तला हुआ और तीखा, ये सब हमें अवॉइड करना है। अवॉइड करना है यानी मतलब पूरा बंद नहीं करना है, पर उसका इंटेंस है वो थोड़ा कम रखना है। अगर हम 2 मिर्ची खा रहे हैं तो एक ही खानी है, या फिर आधी ही खानी है। तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी की हीट कंट्रोल होती है। तो ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है। और जो भी हमें एडिक्शन है, जो टोबैको का हो या फिर अल्कोहल का हो, उससे बॉडी की हीट ही बढ़ने वाली है, और वो बॉडी को हानि करने वाला है। इसीलिए हमें उसको भी बंद करना है। ये सिर्फ हीट स्ट्रोक के लिए नहीं है, पर ये सारे डिसीज, जो भी सिम्टम्स होते हैं हमें डिसीज के, उस सब में ये कॉमन है कि हमें स्पाइसी फूड, फ्राइड फूड और अल्कोहल है, इसको बंद ही करना है या फिर कम ही करना है। तो डाइट में हम क्या क्या ले सकते हैं जिससे हमारे बॉडी को, जो इंटरनल बॉडी है, उस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो वो है कोकोनट वाटर या फिर वर्जिन कोकोनट ऑयल।
तो इससे क्या होता है, बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं, बॉडी के कोर टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। कोकोनट क्या है, ऑलरेडी कोल्ड इन नेचर है, इसीलिए हम उसको कोकोनट वाटर या फिर उसका कोकोनट ऑयल जो हमारे इसमें है, वर्जिन कोकोनट, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम नॉर्मल पानी में भी डाल के पी सकते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल, या फिर चाय में भी डाल के पी सकते हैं। या फिर उसकी सब्जी, जो हम हेल्दी डाइट कर रहे हैं, हेल्दी सब्जी बना रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, उसको भी बनाने के टाइम हम उसको यूज कर सकते हैं। फिर आता है बटर मिल्क, जैसे मैंने बोला तक्र धारा मैंने जैसे बताई कूलिंग थेरेपीज में, तो सेम वो तक्र यानी ताक हम उसको पी सकते हैं, छाछ उसको पी सकते हैं, ताकि वो हमारे बॉडी को ठंडा रहने के लिए काम करेगा। फिर आता है वाटर रिच फ्रूट्स, यानी जिन फ्रूट्स में वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है वो सारे फ्रूट्स हम खा सकते हैं। व्हाट अबाउट हनी, हनी इज ऑलरेडी, हनी हनी नहीं ले सकते हम। हम्म हनी नहीं ले सकते। अगर हमें बहुत ही चक्कर वगैरह आ रही है तो हम थोड़ा बहुत ले सकते हैं, पर नहीं, नहीं लेना चाहिए। हनी क्या करता है, हीट ही बढ़ाता है, वो ऑलरेडी उष्ण रहता है। तो वाटर रिच फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स है वाटर कंटेंट, जैसे कि मस्क मेलन यानी खरबूज उसको बोलते हैं, तरबूजा उसको बोलते हैं, वाटरमेलन, कुकुम्बर उसको बोलते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो भी फ्रूट्स है जो ठंडे रहते हैं ऑलरेडी नेचर में, तो वो हमें खानी है। इसके अलावा बताओ तो कौन से फ्रूट्स है जो वाटर रिच फ्रूट्स रहते हैं? आपको आपको क्या क्या फ्रूट्स पता है जिसका वाटर कंटेंट अच्छा है और जो गर्मी के सीजन में हम खा सकते हैं? नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, ऑरेंज, ऑरेंज भी खा सकते हैं। यस, कुकुम्बर खम्बूचा, यस। यस, लीची भी खा सकते हैं। मैंने वहां पे लिखा नहीं था क्योंकि मुझे देखना था कि आप लोगों को कितना पता है। यस, लीची भी कब आता है, जब समर सीजन रहता है तभी वो लीची आता है। तो यस, लीची भी हम खा सकते हैं क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा लेते हैं। यस यस यस, पक्का। तो प्रिवेंशन, मैंने जैसे बोला कि प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। कोई भी डिसीज हो तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है, हीट स्ट्रोक को, हमारे बॉडी को जो स्ट्रोक बैठता है, हीट बढ़ती है, उसको कैसे प्रिवेंट करना है। तो अगर समर सीजन है तो डेफिनेटली हमें समर सीजन जो कि 12 और 4 बजे का टाइम रहता है, जहाँ पे जो सन की धूप है वो बहुत ज्यादा तेज जो की किरणें रहती है वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू में रहती है, हाई रेंज में रहती है। इसीलिए उस टाइम पे 12 या 4 के बजे बीच में बाहर नहीं जाना है, डायरेक्टली सन के नीचे नहीं जाना है। फिर क्या करना है, दूसरा प्रिवेंशन, हाइड्रेट रहना है हमें। अगर हम हाइड्रेट रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी का कोर टेम्परेचर है वो मेंटेन होने वाला है। और फिर क्या आता है, गर्मी की सीजन में हमें क्या करना है, ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, कॉटन वाले जो रहते हैं क्लॉथ्स कपड़े उसको ही पहनने हैं। और हमेशा, अगर हम प्रिवेंट नहीं कर सक रहे हैं बाहर जाना, तो हमेशा अपने सिर को कवर करना है। हमेशा एक तो छाता लेके आप कर सकते हैं, कैप लेके कर सकते हैं, अगर लड़कियां हो तो वो स्कार्फ बांध के कर सकती है। कैसी भी चीज से उसको कवर करो, बस अपने सिर को, अपने हेड को कवर करो। क्योंकि जैसे मैंने बोला, हीट स्ट्रोक का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है, जो सबसे पहले इफेक्ट होता है, वो होता है हमारा ब्रेन। और ब्रेन कहाँ पे रहता है, हमारे सर के नीचे, स्कल के नीचे। यस, तो हमें उस ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए, कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे सिर को कवर करना पड़ेगा। आपने वो एड देखा होगा गर्मी सीजन का, नहीं कि आया मौसम तड़पती धूप का, वो कुछ तो है, ग्लूकोज वाला ऐड है शायद, वहां पे आपने देखा होगा कि ऊपर वो सूरज रहता है और वो सूरज की मुंह में से वो स्ट्रॉ रहती है, और वो हमारे ब्रेन के ऊपर से, मतलब ब्रेन और बॉडी का पूरा जो जूस है, जो फ्लूइड है, वो चूसता रहता है। तो आपने देखा होगा, तो उसको याद करो कि देखो कि नहीं क्या, यस यस, सन स्ट्रोक के सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। वैसे ही सेम उस देखो, उनको भी पता है कि हीट स्ट्रोक या फिर जब समर सीजन आता है, तो जो धूप है, जो सूर्य है, वो हमारा क्या करता है, बॉडी का पूरा न्यूट्रिएंट्स, बॉडी का पूरा फ्लूइड चूस लेता है। तो कुछ भी नहीं रहता, और फिर क्या होता है, हमें सन स्ट्रोक हो जाता है। तो ये हो गया वो सबसे बड़ी, मतलब बेस्ट एड थी शायद, वो ग्लूकोज की ही थी। तो वही ग्लूकोज क्या काम करेगा हमारे इसमें, ब्लैक कलर ऑब्जर्व सनलाइट मोर। यस 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 यस। तो ब्लैक कवर, यस, हमारे बालों का तो ब्लैक ही कलर रहता है, पर उसको हमें कवर करना है हैट से, कैप से, या फिर अम्ब्रेला से, जो भी हम कर सकते हैं उससे हम उसको कवर करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
यस। तो जैसे मैंने बोला कि प्रिवेंशन सबसे बड़ा, क्या बोलते हैं ना, सबसे बड़ी मेडिसिन है या फिर सबसे बड़ा स्टेप है कि उसको प्रिवेंट करना। तो सनस्ट्रोक को हम हर तरह से कवर कर सकते हैं, हर तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं? मेडिकल जो इमरजेंसीज बताई मैंने अभी, जो मेडिसिन मेडिसिन मतलब जो मॉडर्न में बताया गया है, वो उसको उसको भी एक साथ लेके, जो आयुर्वेदिक कूलिंग थेरेपीज है उसको भी एक साथ लेके, और जो हमारे न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स है, डीएक्सएन के भी बोल सकते हैं, या फिर होम रेमेडीज जो है, वो सब मिला के अगर हम एक साथ करेंगे तो डेफिनेटली हम हीट स्ट्रोक को, उसकी अर्ली साइंस को कवर कर सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यस, जैसे मैंने बोला कि हीट स्ट्रोक क्या है, वो प्रिवेंटेबल है। भले ही वो इमरजेंसी कंडीशन है, पर उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कब? जब हमें वो अर्ली साइंस दिखने लगती है, तब हम तुरंत अगर एक्शन लेंगे, भले ही अगर हमें वो साइंस दिख रही है, पर अगर हमने एक्शन ही नहीं लिया तो क्या होगा? वो सीवियर साइंस में चला जाएगा, और फिर जो होना है, मतलब डेड हो सकते हैं या फिर आईसीयू में भर्ती हो सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली होने वाला है अगर अर्ली साइंस को हमने प्रिवेंट नहीं किया। अगर अर्ली साइंस में प्रिवेंट किया तो क्या होगा? हमारी लाइफ बच सकती है, हम लाइफ सेव कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या है, ये जो हम अगर बैलेंस करेंगे, यानी हमारे हीट को और हमारे डिहाइड्रेशन को, मतलब हाइड्रेशन और पित्त को, इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो हम पक्का जो हीट का स्ट्रोक है या फिर सिर्फ स्ट्रोक है, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम क्योर कर सकते हैं। समझ में आया ये टॉपिक आज का? कैसा लगा आप सभी को हीट स्ट्रोक? ये हमने इस टाइम क्यों लिया? क्योंकि देखो अभी समर, मतलब समर सीजन खत्म भी होने वाला है, और कई कई जगह पे बारिश भी हो रही है। सबको लगेगा तो हीट स्ट्रोक क्यों लिया अभी ये टॉपिक, पर ऐसा नहीं है। हीट स्ट्रोक सिर्फ समर के सीजन में नहीं होता, वो रेनी सीजन यानी बारिश के मौसम में भी हो सकता है, और ठंडी के मौसम में भी हो सकता है। इसीलिए उसको जब गर्मी के मौसम में होता है तभी उसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक, और अदर्स रिमेनिंग सीजन है उसमें बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सिर्फ स्ट्रोक। तो स्ट्रोक कौन से भी सीजन में हो सकता है, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं हमारी छोटी छोटी चीजों से। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम उसको इमरजेंसी कंडीशन से मतलब वापस ला सकते हैं नॉर्मल कंडीशंस पे। अगर आप मतलब ये सीजन अगर आपने ध्यान में रखा और कहीं भी आपको लगा कि ये पेशेंट को स्ट्रोक हो रहा है या फिर ये आदमी को स्ट्रोक के अर्ली साइंस दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे पक्का यकीन है कि आप ये सब याद रख के कुछ ना कुछ उसको फर्स्ट एड, यानी एक तो कूलिंग प्लेस पे लेके जा सकते हैं, या फिर हमारे डीएक्सएन की गमीज अगर आपने कैरी की तो उसको हम उसको दे सकते हैं आप, मतलब यानी उसको इमरजेंसी साइंस से कंट्रोल कर सकते हैं और उसको बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना अच्छे से ये आज का सेशन सुना। ओवर टू यू डॉक्टर, यू ओवर टू यू मुक्ता। Yes, am I unmuted? Yeah, okay. Thank you so much, डॉक्टर अश्विनी, आपने इतना अच्छा हमें समझाया कि हीट स्ट्रोक या फिर जो स्ट्रोक जो बोलते हैं वो बस समर सीजन्स में ही नहीं, विंटर में भी हो सकता है, मॉनसून में भी हो सकता है। एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लाइक सेड। अगर आप सारे चेकलिस्ट बना के आप अपना ध्यान रखते हैं तो आपको यहाँ तक डॉक्टर तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कोई भी क्वेश्चंस हो तो हम 2-3 क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस। यस, मिस शिल्पी इज आस्किंग यष्टि मधु के बारे में बताओ प्लीज मैम, इज इट यूजफुल इन हीट स्ट्रोक? यस, एज अ सप्लीमेंट हम उसको ले सकते हैं, पर वो फर्स्ट एड मेडिसिन नहीं आ सकती। मतलब ऐसे डेफिनेटली हम ले सकते हैं एस्टी मधु, वो ठंडा है, पर सबसे बेस्ट है कि हम जो फर्स्ट एड बताया है उस पे ज्यादा हम मतलब ध्यान दे सकते हैं। अगर हेडेक वगैरह हो रहा है, चक्कर वगैरह आ रही, तो हम एस्टी मधु ले सकते हैं। एस्टी मधु का क्वाद भी ले सकते हैं, उसका पाउडर पानी में मिला के, या फिर उसका चाय भी बना सकते हैं, या फिर वैसे भी उसका टैबलेट भी ले सकते हैं। ओके, ओके, थैंक यू फॉर आंसरिंग। आई होप मिस शिल्पी आपको आंसर मिला हो। यस, किसी और को कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए एंड हम वो क्वेश्चंस लेते हैं। विल टेक अनदर 2 क्वेश्चंस। वरना आज के लिए सही बताओ तो
बहुत ही शानदार सेशन था। स्टार्टिंग में थोड़ी सी हमें डिले हुआ बिकॉज हमें फ्रेम्स वगैरह वापस सारे चेंज करने थे, बिकॉज आप देख ही रहे हैं कि डॉक्टर अश्विनी अभी यहाँ पे हमारे साथ नहीं है, वो क्लिनिक से कर रहे हाँ, हैं, बिकॉज यहाँ पे मौसम भी पूरा एकदम बारिश का हो गया है। बारिश का तो हुआ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमारा सेशन रुकेगा। अगर हमने प्रॉमिस किया है कि आपको सैटरडे सेशन आएगा, आप सभी को एड्रेस किया जाएगा, तो यस डॉक्टर अश्विनी, वी सी अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन कि आपने बहुत अच्छे थैंक से यू। समझाया सभी को कि यू given very good information on today's topic. Thank you so much. So yes, it is always important. Clinics का यही अभी के लिए क्लिनिक्स यही चाहता है कि जो भी डीएक्सिन में है या फिर डीएक्सिन से बाहर भी है, ज्यादा से ज्यादा लोग हमें सुने, क्योंकि अगर आपको पता है, अगर आप गूगल करेंगे, अभी तो इतना सारा एआई का जमाना आ गया, आपको सब चीज मिलेगा, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बाहर मिलेगा, लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन सही है, कौन से बॉडी टाइप के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो कहीं पे इतना जल्दी आसानी से नहीं मिलेगा। तो क्लिनिक्स यही करता है कि डॉक्टर्स अपना रिसर्च करते हैं, डॉक्टर्स पढ़ाई करते हैं, फिर आपको एक जगह पे एक पीपीटी में प्रॉपरली सब चीज सारे लोगों को कंसिडर करके एक जनरल तरीके से आपको नॉलेज दिया जाता है, ताकि आपको समझे और फिर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछे, अपने डाउट्स क्लियर करें। मैम, कर्ड को रोस्टेड जीरा के साथ वाटर मिक्स करके लेना कूलिंग इफेक्ट देगा क्या? हाँ, तो समझ आ कर्ड को सकते हैं? हमें प्रॉपरली, यस यस, कर्ड जो है उसको प्रॉपरली हम उसका छाछ बना के ले सकते हैं, डायरेक्टली कर्ड में नहीं डाल सकते, क्योंकि कर्ड ऑलरेडी हीट प्रॉपर्टी का रहता है। तो हमें उसको छाछ लेना, मतलब उसको छाछ बना के ही लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं बना सकते छाछ तो फ्रेश कर्ड ही हमें खाना है, उसके ऊपर हम जीरा पाउडर या फिर मिर्च पाउडर डाल के ले सकते हैं, ओके। पर ओनली समर सीजन। यार यस कोई यस, ये कॉमेंट? सब यहाँ पे ही हो रहा है, डीएक्सएन के प्लेटफॉर्म में ही आप सभी को ये बहुत सारी अलग अलग चीजों के ऊपर नॉलेज मिलने वाला है, और जो भी प्रोडक्ट्स है वो कैसे यूज करने हैं वो भी आपको बताने वाला है। वैसे भी हमारे हर वीक का जो वेलनेस टैंक है वो भी हमने शुरू किया है। आपको हर दिन हम मतलब हम बिजी रखने वाले हैं, मंडे से लेके सैटरडे तक आपको, हम जो हमारी टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, हम सब आपको कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर नॉलेज देने वाले हैं। डॉक्टर मिस अमृता, मैम, आप प्लीज वी बताइए हैव उनको। two more questions. Chia seeds plus any juice can it be taken? And साथ में आइस के साथ जूस ले सकते हैं क्या? आइस डालने की जरूरत नहीं है। अगर कूलिंग इफेक्ट चाहिए तो आइस हम नॉर्मली सिर के ऊपर लगा सकते हैं, या फिर हमारे पाम के ऊपर, या फिर हमारे पैरों के ऊपर लगा सकते हैं। पर अगर जूस लेना है तो हम कोकम जूस ले सकते हैं, उसमें चिया सीड्स डाल के, या फिर आंवला जूस हमारे इसमें है वो भी ले सकते हैं। और हमारे इसमें जो एक्वा मतलब एलोवेरा जूस है डीएक्सन का, वो भी हम ले सकते हैं, उसमें चिया रोजेल वी सीड्स डाल कैन के। टेक रोजेल also. There's one question in the comments. रोजेल ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ, रोजेल ले जूस। सकते हैं, बस उसको थोड़ा डाइल्यूट करना पड़ेगा हमें, नॉर्मल ओके। पानी में या फिर कोल्ड वाटर में मिक्स करके हम वो भी ले सकते हैं। मतलब एनी जूसेस, हम जो भी जूस पी रहे हैं डीएक्सिन का, वो हम सब ले सकते हैं एज अ ओआरएस, हम सब सो जूसेस ले सकते थैंक हैं। यू सो मच डॉक्टर अश्विनी, आपने बहुत लाइक अच्छे से इजी तरीके में, बिकॉज डॉक्टर्स का ऑफन ये हो जाता है कि हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज करने लग जाते हैं, यस, एंड सभी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आते हैं, लेकिन हमारे डीएक्सन के डॉक्टर्स, डीएक्सन क्लिनिक्स के डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो पढ़ के एकदम आसान तरीके से आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप सभी को समझे, आप सभी को ऐसे समझे कि आप किसी और को भी समझा सके, ना पूछे, आप अपने यस यस। प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो विद दैट सेड, एक वंडरफुल सेशन था, बहुत सारे लोगों ने बोला है वंडरफुल सेशन था, तो यस इंडीड वंडरफुल सेशन था, एंड थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे मंडे ब्लैक यस ह्यूमन यस, के साथ। मंडे को डॉक्टर ब्लैक अश्विनी क्यूमेन के साथ। मंडे 11 बजे ब्लैक ह्यूमन के ऊपर सेशन लेने वाले हैं, तो आप सब तैयार रहिए मंडे 11 बजे ब्लैक ह्यूमन के लिए। आप सभी को लिंक शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप्स पे, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल,
क्लिनिक्स के जो कम्युनिटी वाले ग्रुप्स हैं वो उसमें आप जुड़े रहिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले और आप सभी हम ये नॉलेज गेन कर सके, क्योंकि अगर आप नॉलेज गेन कर सकेंगे तभी आप उसको अप्लाई भी कर सकेंगे। तो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, विल सी यू ऑन मंडे। Monday.